नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर पर बात करेंगे। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय। ये वो वक्त था जब हड़प्पा सभ्यता के बाद इस उपमहाद्वीप में बड़े सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे। नए राज्य उभर रहे थे, शहर बन रहे थे, व्यापार फैल रहा था। और इन सबको समझने के लिए हमारे पास क्या है? अभिलेख हैं, पुराने ग्रंथ हैं, सिक्के हैं और जो खुदाई में चीजें मिली वो हैं। तो चलिए इन्हीं के सहारे इस युग की कुछ खास बातों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है, जैसे आपने कहा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। इसे अक्सर इतिहासकार एक परिवर्तनकारी काल भी कहते हैं। यहीं से हमें वो शुरुआती राज्य जिन्हें महाजनपद कहा गया, उनके बारे में पता चलता है। और हाँ, लोहे का इस्तेमाल भी बढ़ रहा था और सिक्के भी चलने शुरू हो गए थे। इसके हमें पुख्ता सबूत मिलते हैं। हाँ, वो 16 महाजनपदों का जिक्र आता है और उनमें मगध वो सबसे ताकतवर बनकर उभरा। इसकी क्या वजहें रही होंगी? उपजाऊ जमीन तो थी ही, है ना? लोहे की खदानें भी पास थी शायद, हाथी भी थे सेना के लिए और नदियां थी आने जाने के लिए। हाँ, ये सब कारण तो थे ही, बिल्कुल। उपजाऊ जमीन, खनिज, हाथी, नदियां। लेकिन शायद इससे भी जरूरी था इन सब चीजों को, इन संसाधनों को सही ढंग से इस्तेमाल करना, उन्हें संगठित करना। और इसी मजबूत बुनियाद पर फिर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ, जिसके सबसे मशहूर शासक हुए अशोक। और एक दिलचस्प बात यह है कि अशोक का नाम हमें उनके अभिलेखों में सीधा सीधा कम मिलता है। ज्यादातर उपाधियां मिलती हैं, जैसे पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाला, या फिर देवानम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय। अच्छा, तो वो अपनी पहचान सिर्फ राजा की तरह नहीं, बल्कि एक नैतिक या प्रजा को प्यारा लगने वाला शासक, इस तरह दिखाना चाहते थे। ये तो काफी सोची समझी बात लगती है। और कमाल ये है कि इन अभिलेखों को पढ़ने में ही इतनी सदियां लग गईं। सही कहा। 1830 के दशक में जाके जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी इन लिपियों को समझा और तब जाकर अशोक के ये संदेश हम पढ़ पाए। ये भारतीय इतिहास को समझने में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और अशोक ने खासकर कलिंग युद्ध के बाद जो विनाश हुआ, उसके बाद धम्म का प्रचार किया। धम्म यानी धर्म। हाँ, पर ये किसी एक धर्म की बात नहीं थी। ये नैतिक सिद्धांत थे, जैसे बड़ों का आदर करना, अलग अलग जो मत हैं, परंपराएं हैं, उनका सम्मान करना, और जो दास हैं, सेवक हैं, उनके साथ थोड़ा नरम बर्ताव करना। और ये बातें उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े स्तंभों पर, चट्टानों पर खुदवाईं, ताकि लोग बढ़ें। लेकिन ये तो हुई शासकों की बातें, उनकी घोषणाएं। पर क्या हमें ये भी पता चलता है कि आम लोग क्या सोचते थे राजाओं के बारे में? उनकी अपनी जिंदगी कैसी थी? हाँ, ये जानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम लोगों ने तो अभिलेख नहीं लिखवाए। पर इसका कुछ अंदाजा हमें कहानियों से मिलता है। जैसे बौद्ध जातक कथाएं हैं, उनमें एक कहानी है गंतिंदु जातक। उसमें प्रजा एक क्रूर राजा से बहुत दुखी है। वो कहते हैं कि रात में तो डाकू लूटते हैं और दिन में राजा के टैक्स वसूलने वाले अधिकारी। इतनी परेशानी है कि लोग गांव छोड़कर जंगल भाग जाने की सोचते हैं। तो ये कहानियां शायद उस वक्त के कुछ सामाजिक सच्चाइयों की तरफ इशारा करती हैं। जाहिर है चिंताएं तो थी, पर उनकी रोज की जिंदगी का आधार तो खेती ही रही होगी। और उसमें भी सुना है बड़े बदलाव आ रहे थे। बिल्कुल, खेती के तरीकों में काफी बदलाव आया, खासकर गंगा घाटी जैसे इलाकों में। एक तो लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल बढ़ा, इससे गहरी जुताई मुमकिन हुई। और दूसरा, धान की रोपाई की तकनीक। पहले बीज छिड़क देते थे, अब पौधे तैयार करके लगाते थे। इससे उपज काफी बढ़ गई। सिंचाई के लिए भी कुएं, तालाब, कहीं कहीं नहरें भी बनी। लेकिन क्या इसका फायदा सबको एक जैसा मिला? शायद नहीं। ऐसा लगता है कि समाज में फर्क बढ़ा। कुछ लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, वो खेतिहार मजदूर थे। फिर छोटे किसान थे, और फिर बड़े जमींदार भी थे, जिन्हें पाली ग्रंथों में गहपति कहा गया है। गहपति घर का मुखिया होता था और उसके नियंत्रण में जमीन, दास, मजदूर सब होते थे। उधर दक्षिण में तमिल संगम साहित्य में भी हमें ऐसे वर्गों का जिक्र मिलता है, जैसे वेललर यानी बड़े जमींदार, हलवाहा या उड़वर, और अड़िमई यानी दास। और इसी से जुड़ा हुआ है वो भूमिदान का मामला भी, है ना? तांबे की प्लेटों पर खुदे हुए अभिलेख मिले हैं। हाँ, बिल्कुल।
ये भूमिदान के प्रमाण हैं। अक्सर राजा या कोई रानी या प्रभावशाली लोग ब्राह्मणों को या फिर बौद्ध या जैन मठों जैसी धार्मिक संस्थाओं को जमीन दान में देते थे। ये दान आमतौर पर टैक्स फ्री होता था। इसमें प्रभावती गुप्त का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और एक रानी भी, वाकाटक रानी। सही। और उनका जमीन पर अधिकार होना और उसे दान देना, ये उस जमाने के हिसाब से थोड़ी अनोखी बात है, क्योंकि जो धर्मशास्त्र वगैरह हैं वो आमतौर पर महिलाओं को जमीन जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं देते थे। तो हो सकता है रानी होने की वजह से उन्हें यह अधिकार मिला हो या कोई खास वजह रही हो। ये दिखाता है कि नियम हमेशा एक जैसे लागू नहीं होते थे, समाज में जटिलता थी। तो एक तरफ तो ये गांव देहात का समाज बदल रहा था और दूसरी तरफ शहर भी तो बन रहे थे। हाँ बिल्कुल, 6ठी सदी ईसा पूर्व से ही नए नए शहर बसने लगे थे। इनमें से ज्यादातर या तो महाजनपदों की राजधानियां थी, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मथुरा, या फिर वो अहम व्यापारिक रास्तों पर बसे थे। ये शहर धीरे धीरे राजनीति, प्रशासन, व्यापार और संस्कृति के बड़े केंद्र बन गए। जब इन जगहों पर खुदाई हुई तो बढ़िया किस्म के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो चमकदार काले रंग वाले। हाँ, वो NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बिल्कुल, माना जाता है कि ये शायद अमीर लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा गहने मिले हैं, सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे के औजार मिले हैं, हथियार, मूर्तियां, काफी कुछ। और इन शहरों में सिर्फ अमीर या राजा महाराजा ही नहीं रहते होंगे, कारीगर, व्यापारी। निश्चित रूप से हमें कई अभिलेख मिले हैं जो दान देने वालों ने लिखवाए हैं। उनमें हमें धोबी, बुनकर, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, लोहार, इन सब का जिक्र मिलता है। व्यापारियों का भी जिक्र है, और व्यापारियों के अपने संगठन भी होते थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणी मतलब गिल्ड जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से ऐसा लगता है कि ये श्रेणियां मिलकर कच्चा माल खरीदती थी, फिर उससे सामान बनवाती थी और फिर उसे बाजार में बेचती थी। ये व्यापार को मुनज़्ज़म करने का एक तरीका था। और ये व्यापार सिर्फ शहर के अंदर या आसपास ही होता था या दूर दराज तक भी? नहीं, ये व्यापार काफी फैला हुआ था। जमीनी रास्ते भी थे और समुद्री रास्ते भी। जमीन के रास्ते मध्य एशिया तक जाते थे और समंदर के रास्ते जैसे अरब सागर से होते हुए पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका तक, और इधर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया और शायद चीन तक भी। यहाँ से मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थर, कपड़े, जड़ी बूटियां, ये सब चीजें रोमन साम्राज्य तक पहुंचती थीं। वहां इनकी बहुत मांग थी। बाप रे, इतना लंबा व्यापार! इसके लिए तो पैसों के लेन देन भी बड़े पैमाने पर होता होगा। सिक्कों की जरूरत पड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, सिक्कों का चलन इस दौर में बहुत अहम हो गया। शुरुआत हुई आहत सिक्कों से, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये चांदी और तांबे के होते थे, जिन पर अलग अलग निशान ठोककर बनाए जाते थे। राजा का नाम या तस्वीर नहीं होती थी इन पर। इनसे लेन देन आसान हो गया। फिर आए हिंद यूनानी शासक जो उत्तर पश्चिम से आए थे। उन्होंने सिक्के जारी किए जिन पर राजा का नाम और तस्वीर होती थी। ये एक तरह से शाही पहचान जताने का तरीका था। फिर कुषाण राजाओं ने पहली सदी ईस्वी के आसपास बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए। ये वजन में उस समय के रोमन सिक्कों जैसे ही थे। इससे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफी बड़े पैमाने पर हो रहा था। और बाद में गुप्त शासकों ने भी सोने के बहुत खूबसूरत सिक्के जारी किए। उनकी कलाकारी कमाल की है। ये उनकी शान और समृद्धि को दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें, अभिलेख, सिक्के, ग्रंथ, खुदाई का सामान हमें उस दौर के बारे में काफी कुछ बताते हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी कह देती हैं? कोई सीमाएं भी हैं इनके? हाँ, सीमाएं तो हैं, और ये मानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो भी अभिलेख या ग्रंथ हमें मिले हैं वो शायद उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कभी रहा होगा। बहुत कुछ तो वक्त के साथ खत्म हो गया, नष्ट हो गया। दूसरी बात, जो बचा है उसमें भी कई अभिलेखों की लिखावट धुंधली पड़ गई है या वो टूट फूट गए हैं, तो उन्हें पढ़ना या समझना मुश्किल है। और कई बार शब्दों का सही मतलब निकालना भी एक चुनौती होती है। हो सकता है कोई शब्द किसी खास जगह या खास समय पे ही इस्तेमाल होता हो और आज हम उसका मतलब ठीक से ना समझ पाएं। और एक बड़ी सीमा शायद ये भी है कि ये स्रोत अक्सर उन्हीं लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इन्हें बनवाया, मतलब राजा, अमीर लोग या पुरोहित वर्ग। बिल्कुल सही। ये अभिलेख अक्सर राजाओं के काम, उनकी जीत, उनके दान पुण्य, इन्हीं बातों पर जोर देते हैं।
या फिर ये धार्मिक संस्थाओं की बातें करते हैं। जो आम लोग थे, किसान, मजदूर, कारीगर, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, उनके सुख दुख क्या थे, उनकी सोच क्या थी, ये सब इन स्रोतों में बहुत कम पता चलता है। उनकी आवाज कहीं दब सी जाती है। तो इतिहासकारों का काम कितना मुश्किल है। इन बिखरे हुए अधूरे टुकड़ों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनानी पड़ती है। हाँ, और ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ये तस्वीर शायद कभी पूरी ना हो। हमें बस कोशिश करनी होती है कि जो भी सबूत हैं उनकी सावधानी से जांच पड़ताल करके जितना हो सके एक विश्वसनीय नजरिया पेश करें। तो हमने देखा कि कैसे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारत में बड़े राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए। राज्यों का उदय हुआ, खेती में नई तकनीकें आईं, शहर बसे, व्यापार दूर दूर तक फैला। लेकिन ये सोचने वाली बात जरूर है, जैसा आपने कहा, कि इन बड़े बड़े शिलालेखों, भव्य इमारतों और सोने के सिक्कों की चकाचौंध के पीछे उन अनगिनत आम लोगों की कहानियां, उनकी आवाजें कितनी अनसुनी रह गईं, जिनका नाम हमें इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।